Welcome back to our official YouTube channel of CLAT Preparation by Ada 247. This is me Diksha Pandey. Hope you all are doing good. गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मेरे से कई बार अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम मॉक टेस्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैम मॉक टेस्ट में हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, कैसे एनालाइज करें और कैसे उसमें स्कोर इंप्रूव करें। कई बार मेरे को मेल आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं मेरे पास ये सारे डाउट्स, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ ताकि सारे बच्चों का ये जो कॉमन डाउट है वो केटर हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, नो फालतू बकवास, टू द पॉइंट, क्रिस्प एकदम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को। तो वही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए वो यही होती है कि मैम पढ़ सब कुछ लिया है लेकिन हमें मॉक में नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, मॉक में हम कहीं ना कहीं फेल होते चले जा रहे हैं। हम पढ़ तो पूरा रहे हैं लेकिन 40-50 नंबर पर आके अटक गए हैं। तो मॉक स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक को अटेम्प्ट करने की, तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैम मॉक को अटेम्प्ट कैसे करें। हमें समझ ही नहीं आता, हम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो मॉक जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आप 3 फेज में मॉक को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर आपने अब मॉक लगाना स्टार्ट किया है तो यहाँ से अब आप फ्रेश स्टार्ट करो। नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, फेज 1 से स्टार्ट करो। फेज 1 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिलराइज करना है पूरे के पूरे यहाँ पर चीज़ को कि यार हम मॉक टेस्ट में किस ऑर्डर के अंदर, कैसे ऑर्डर में, मतलब कि कौन सा हम सेक्शन सबसे पहले उठाएं और उसको सॉल्व करें। तो आपको एक ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉक में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस अप्रोच से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने, कैसे रीजनिंग को हमें अप्लाई करना है। तो जो आपके फर्स्ट 2 मॉक्स होंगे ना, फर्स्ट 2 मॉक्स के अंदर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि आपके लिए राइट ऑर्डर क्या है मॉक को अटेम्प्ट करने का। क्या आपके लिए जीके सबसे पहला अगर स्टार्ट होना चाहिए तो उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, या अगर आप मान लीजिए क्वांट में बहुत अच्छे हो तो सबसे पहले क्या आपको क्वांट करना चाहिए, या फिर आप लीगल रीजनिंग में अच्छे हो तो सबसे पहले क्या आपको लीगल रीजनिंग करनी चाहिए। और कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि जितने भी थियोरेटिकल सेक्शंस हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लीगल रीजनिंग है वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसके अलावा आपका इंग्लिश है वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो एट अ स्ट्रेच ऐसे सेक्शंस उठा लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेस पढ़ना पड़ता है। तो उसके बजाय हम क्या करें, हम बीच में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स डाल दें या ऐसे सेक्शंस डाल दें जो हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दे दें फॉर टाइम बीइंग। तो जैसे कि मान लीजिए हमने स्टार्ट किया इंग्लिश से, इंग्लिश जैसे ही हमने कर लिया क्योंकि वो एक रिग्रेस सेक्शन है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रीड करना है। उसके बाद हमने जीके बीच में डाल दिया ताकि जीके में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता नहीं है, हमें 1 लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं, फटाफट उनको सॉल्व कर सकते हो आप। तो वहाँ पे हमारे दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। देन उसके बाद वापस से लीगल पे आ जाओ, लीगल एक रिग्रेस सेक्शन है वो कर लिया। देन उसके बाद आप क्वांट कर लो, क्वांट में आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। देन वो क्वांट हो गया। देन उसके बाद आप क्रिटिकल रीजनिंग पर आ सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग पे आ सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बीच में जब आपको ब्रेक्स मिलेंगे ना, वहाँ पर आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आप टायर्ड फील नहीं करोगे कि यार कितना पढ़ना पड़ रहा है। आपके माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा टाइम ब्रेक्स में। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपको शफल करना है, जिस भी ऑर्डर को आप फॉलो करना चाहते हो वो ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले 2 मॉक में डिसाइड करनी है कि आपका राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए मॉक को अटेम्प्ट करने का। देन उसके बाद फिर हमें स्टेबलाइज करना है, फेज 2 के अंदर स्टेबलाइज करना है अपने मॉक को। हमने 2 मॉक्स में ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब उसी सेम ऑर्डर को आपको नेक्स्ट 5 to 6 मॉक्स के अंदर स्टेबलाइज करना है, यानी कि उसी मॉक के ऑर्डर में यहाँ आपको मॉक जो है वो अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सा ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जब आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर में जब मैं कोई भी मॉक अटेम्प्ट करती हूँ वहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और मेरे दिमाग ने उस चीज़ को एक तरीके से अडेप्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा फेज 3 परफेक्शन के लिए। परफेक्शन में हमें करना क्या है, हमें ये समझ में आ गया हमारे लिए राइट ऑर्डर क्या है, हमें पता चल गया, हमारी बॉडी, हमारे माइंड को ये चीज़ पता चल चुकी है, उसने फाइंड आउट, फिगर आउट कर लिया। उसके बाद हमारे बाकी के जितने बचे हुए 5, 6, 7 या जितने भी आप मॉक लगा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी अब आप मॉक्स लगाएंगे वो परफेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा। परफेक्शन का मतलब क्या है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, वहाँ पे आपके मॉक स्कोर्स इंप्रूव होंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कौन कौन से ऐसे वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 3 फेज़ हैं जो आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे और आपको ये फॉलो करने हैं। देन उसके बाद फिर हम मॉक को एनालाइज कैसे करें, उसका क्या
क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो कई बार बच्चे बोलते हैं मैम मॉक टेस्ट तो हमने अटेम्प्ट कर लिया, हमारे मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि एक मॉक में हमारे 50 मार्क्स आए, दूसरा मॉक थोड़ा ईजी आ गया, उसमें हमारे 90 मार्क्स आ गए, तीसरे मॉक में 75 मार्क्स आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है ना, उससे हम ना समझ ही नहीं पा रहे, माइंड मैपिंग ही नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ स्टैंड करें, क्या हमारी परफॉर्मेंस खराब है या हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, हमें एक तरीके से एनालिसिस टेबल सेट करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई भी मॉक देना, उसके पीछे एक ब्लैंक पेपर अटैच कर लें। अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो ऑफलाइन मॉक जो भी आपका बुकलेट होगा उसके पीछे एक और ब्लैंक पेपर अटैच कर लेना और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर ऐसी टेबल फॉर्म करना। उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक तरफ क्या लिखना है, कंसेप्ट एरर लिखना है। कंसेप्ट एरर का मतलब है कि आपने क्या कॉन्सेप्चुअल एरर किए हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था जिसकी वजह से आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कंसेप्ट एरर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने कंसेप्ट एरर में गलत किए हैं। उन क्वेश्चन को जब आप फिगर आउट कर लोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इन कंसेप्ट्स पे मुझे वापस से रिविजिट करने की ज़रूरत है, मुझे वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो वो जो आपके वीक एरियाज है ना, वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे और आपके बाकी सारे एरियाज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा आता है टाइम एरर। तो कई बार हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होती, कई बार हमारी टाइम एरर में दिक्कत हो जाती है कि हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, हद से ज़्यादा टाइम दे देते हैं। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास 120 क्वेश्चन और 120 मिनट है। अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो दैट इज सफिशिएंट। अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो दैट मीन्स आप किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो एक ही क्वेश्चन में। और अगर वो क्वेश्चन आपका सही हो भी जाता है तो भी आपको मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है ना, 2 तो नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट करना पड़ेगा अपने आप को कि अगर 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन नहीं हो रहा, स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाओ। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो वापस से रिविजिट कर लेना उस क्वेश्चन को, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आपके पास टाइम क्रंच आ जाएगा लास्ट में जाते जाते। हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट में छूट जाए या फिर पूरा सेक्शन ही छूट जाए, और कई बार ऐसे बच्चों के साथ होता है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। तो अगर कोई टाइम एरर है तो वो आपको लिखना है कि आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगा है, उसमें क्या गलती हुई है, या मैंने क्वांट में ज़्यादा टाइम दे दिया सॉल्व करते चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम एरर में लिखनी है। एंड देन दूसरा है गैस एरर। गैस एरर में आपको वो सारे क्वेश्चंस मेंशन करने हैं जहां पर आपने तुक्का मारा है, गैस किया है, आपको नहीं पता था इसका आंसर क्या है। तो वो जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके थर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। और आपको ये चीज़ एक चीज़ ना बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें कभी ब्लाइंड गैस नहीं करना है। ब्लाइंड गैस से होता क्या है, हमें कोई क्लू नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। ब्लाइंड गैस का मतलब ये है कि हमें चारों ऑप्शंस नहीं पता थे, हमें क्वेश्चन के बारे में ही कोई नॉलेज नहीं थी और फिर भी हमने वो अटेम्प्ट कर लिया। ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है हमें। अगर हमें गैस वर्क करना भी है तो हमें सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर ही गैस वर्क करना है जिस क्वेश्चन में हम 80% श्योर हैं कि आंसर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एलिमिनेशन मेथड से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, ए और बी को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको पता है कि सी या डी में से ही कोई एक होगा। अब अगर आपको ज़्यादा श्योरिटी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, मान लीजिए सी के लिए है, 80% आप श्योर हो गए यार 80% सी होना चाहिए, 20% डी भी निकल सकता है, तो सिर्फ उसी केस में आप क्या करोगे, वहाँ पे गैस वर्क करोगे अपना। और ये भी लिमिट करना है आपको, मिनिमम आप 10 मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो हैं वो गैस वर्क पे चला सकते हो, उससे ज़्यादा हमें गैस वर्क नहीं करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऐसी टेबल आपको फॉर्म करनी है और क्वेश्चंस को यहाँ पर कैटेगराइज करना है जिन जिन क्वेश्चंस में आपकी यहाँ पर गड़बड़ हुई है, और फिर उस क्वेश्चन पे हमें एनालिसिस अपनी स्टार्ट करनी है। क्या हमारी क्या कंसेप्चुअल एरर था तो उस पर आपको कंसेप्ट पे वापस जाके उसे रिवाइज करना है। देन उसके बाद अगर टाइम एरर था तो हमें हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर गैस एरर किया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है 80% कॉन्फिडेंस रूल का। अगर आप 80% कॉन्फिडेंट हो तभी आप वो चीज़ एक तरीके से मार्क करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और हर मॉक के बाद ना आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या मेरा गैस मेरा गैस रेट था वो सही था, क्या मेरा गैस रेट कम हुआ है। क्योंकि देखो हमें गैस रेट को हमें हमेशा कम करना है। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्होंने अगर 100% किसी भी मॉक को अटेम्प्ट किया है तो उसमें उन्होंने 50% गैस वर्क किया है,
50% जो क्वेश्चन है उन्होंने गेस वर्क पे किए हैं। तो हमें इस गेस वर्क को ना कम करना है, धीरे धीरे करके हमें कट करना है इसको। तो हमें हर मॉक के बाद पूछना है क्या मेरा गेस वर्क कम हुआ है। अगर हुआ है दैट मीन्स आप इंप्रूव कर रहे हो, अगर वो बढ़ रहा है दैट मीन्स आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, उसे हमें कम कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ी, क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ी, क्या मैंने जो नेगेटिव मार्किंग पहले की थी उससे कम नेगेटिव मार्किंग की है क्या इस वाले मॉक में। अगर इसका आंसर हाँ है दैट मीन्स हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर ना है दैट मीन्स हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उस पर हमें ध्यान देना है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मेरा सेक्शन ऑर्डर सही काम कर रहा है या नहीं। जो मैंने सेक्शन ऑर्डर डिसाइड किया है कि ये सेक्शन पहले करूंगी, दूसरा सेक्शन ये करूंगी, तीसरा सेक्शन ये करूंगी, क्या ये जो ऑर्डर मैं फॉलो कर रही हूँ इतने सारे मॉक्स में, क्या ये ऑर्डर सही है, क्या इस ऑर्डर में तो गड़बड़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत है तो आप ऑर्डर चेंज करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि हमने एक ऑर्डर सेट कर लिया तो अब हम उसी ऑर्डर में ही करेंगे, हमको शफल करके देखना है क्या हमारे लिए बेटर है। इन तीनों चीज़ों को जब आप एनालाइज करोगे दिमाग में, आपको ऑटोमेटिकली फ़र्क पता चलने लग जाएगा, आपको मॉक में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पर ना ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जितने ज़्यादा हम मॉक देंगे ना उतना ही हम इम्प्रूव करेंगे, और वही ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ मॉक्स ही हमें एक टॉपर बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ मॉक्स किसी भी स्टूडेंट को टॉपर नहीं बनाते हैं, क्वालिटी ऑफ मॉक्स और आपकी एनालिसिस आपको टॉपर बनाती है। आपने अगर 70 मॉक दे दिए, 100 मॉक दे दिए, लेकिन ढंग से एनालिसिस नहीं किया उसकी, यानी कि आपने मॉक से कुछ भी नहीं सीखा है। हमें अपनी गलतियों से सीखना है, तभी हम इंप्रूव कर पाते हैं। हम गलती करके और आगे बढ़ जाएं, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। इस चीज़ को समझो, ये सिर्फ मॉक में ही नहीं, ये आपकी रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। तो जब हम गलतियों से सीखते हैं तभी हम इंप्रूव कर पाते हैं, और वही जो फॉर्मूला है वो हमें मॉक टेस्ट में भी लगाना है। हमने जो गलतियाँ की हैं मॉक टेस्ट में, हमें उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है और उस गलती से सीखना है। यही मूल मंत्र है आपके मॉक स्कोर को इम्प्रूव करने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉक में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, और कैसे आपका मॉक का जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। यार कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर कि क्या मॉक का अटेम्प्ट होना चाहिए, मॉक को किस तरीके से, क्या राइट वे होना चाहिए मॉक को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये राइट वे होता है। आपकी क्या राय है बताना ज़रा कमेंट करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्प भी करने वाला है आपके क्लास 2026 में। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।